ट्रैफ़िक एक हर मुंबईकर के साथ कनेक्टेड मुद्दा है। तो जब हमने इसके ऊपर बात चालू की थी कि भई इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की जो कंडीशंस हैं, तो हमने ट्रैफ़िक के अंदर जो 18 इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, वो इम्पोर्टेंट मुद्दे पे एक एग्ज़िबिशन्स किया। तो ट्रैफ़िक इश्यूज़ की जब बात करना चालू करते तो फर्स्ट ये रियलाइज़ होना चाहिए कि मुंबई के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके ऊपर हमने काम चालू किया मुंबई मेट्रो में। तो लास्ट जो मेट्रो आई, जो घाटकोपर से वर्सोवा की थी, 11 किलोमीटर बनाने के लिए 14 साल से ज़्यादा का वक़्त लगा। मुंबई की फुटपाथ है। अभी सरकार ने खुद ही उस पे आरए के स्टॉल्स लगा रखे हैं। जबकि आरए इटसेल्फ 1962 से अभी तक चल रहा था, कितने सालों से बंद हो गया। तो अभी उस स्टॉल्स की ज़रूरत नहीं है, उस स्टॉल्स को रेंट पे दिया जाता है और वहाँ पे अदर देन आरए प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। वैसे ही जुल्का भाकर, किसी जुल्का भाकर पे जुल्का भाकर अवेलेबल नहीं। नाम तो मुझे याद नहीं कि जीरो स्लम्स मुंबई कहाँ से आया, पर जीरो स्लम्स बहुत ही टचिंग, इमोशनल सब्जेक्ट है। 65% मुंबई स्लम्स मेरे लिए। जैसे मैंने बोला कि 47 में हम आज़ाद हुए, पूरा इंडिया का ध्यान मुंबई पे था। हर आदमी रोज़ी-रोटी के लिए, हर आदमी अपने सपने के लिए मुंबई पे एक बैग लेके आता था और उस बैग लाते हुए वो यहाँ अपना सपना बकता था। कोई बड़ा कॉर्पोरेट बना, कोई बड़ा हीरो बना, कोई क्रिकेटर बना। मुंबई ने सबको बनाया। यूएन हैबिटेट रिपोर्ट यहाँ पे एक होता है कि किसी को घर देने से पहले ही लोग बोलते हैं कि फुकट में क्यों आपको घर देना किसी को, ये एनक्रोचर्स है। अगर एनक्रोचर्स है तो अगर जो नेचर है, एक चिड़िया को भी घर बनाने का अधिकार देता है, एक चूहे को भी बिल बनाने का अधिकार देता है। तो हर मुंबईकर भी एक इंसान है, उसको अपना घर, अपना शेड बनाने का अधिकार है। नाउ इट इज़ ऑल अबाउट रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज रोटी, कपड़ा में तो देश सद्धर है, मकान के लिए नहीं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मुंबई के पैसे से अगर 4 करोड़ घर इंडिया में दिए गए, तो 20 लाख घर मुंबईकर्स को क्यों नहीं दिए जा रहे? एक-एक पाई डाल के हमारे लोगों ने ये जो आज हम ट्राम टर्मिनल बोलते हैं, दादर टीटी और परेल टीटी, वो किस लेवल से, और ये अंग्रेजों के पैसे नहीं थे सर। यू विल सरप्राइज़ टू नो कि ब्रिटिश बरोडा की जो वेस्टर्न रेलवे आज है, बॉम्बे बरोडा, वो नर्मद शंकर सेठ ने पैसे दिए थे। Online version of Tea Corner Season 2. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर हितेंद्र मेहता, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पास स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ बोरीवली एजुकेशन सोसाइटी। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले 15 वर्षों से मुंबई के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वो मुंबई मार्च के फाउंडर हैं और मुंबई मार्च संस्था के द्वारा उन्होंने कई कैंपेन किए हैं, करीब 75 कैंपेन किए हैं मुंबई के विभिन्न मुद्दों पर। उनकी काम करने की शैली एकदम निराली है। वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं। उन्होंने निम्न लेवल के अथॉरिटी से लेकर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकातें की है, मुंबई के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए है। उन्होंने कई पुरस्कार हासिल किए हैं, जिनमें मुंबई हीरो का खिताब अहम है। आइए, आप ज़्यादा सस्पेंस न रखते हुए हम रूबरू करवाते हैं गोपाल जवेरी जी से। गोपाल जवेरी जी, आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोपाल जी से मुंबई के 4 चुनौती भरे मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है मुंबई की नदियों का, दूसरा मुद्दा है मुंबई के ट्रैफिक और उसके सॉल्यूशन का, तीसरा मुद्दा है मुंबई के स्लम का और चौथा मुद्दा है मुंबई के हेरिटेज साइट्स का। चलिए शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से, मुंबई की नदियों के ऊपर। मुंबई में 4 नदियां हैं, दहिसर, पोईसर, ओसिवारा और मीठी। गोपाल जी, हमें जरा इनका बैकग्राउंड दीजिए कि ये नदी का मुद्दा कैसे आपके दिमाग में आया और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। मुंबई एक ऐसा शहर है, हम कहते हैं कि मुंबई के बीच में जंगल है, पर मुंबई जंगल के बीच में है। मुंबई के अंदर 104 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट है, जो सेंटर ऑफ द सिटी है। उसके सराउंडिंग में मैंग्रोव्स है। अभी जो चारों नदियाँ जो आज निकलती है, जिसने बताया दहिसर, पोईसर, ओसिवारा और मीठी, ये संजय गांधी नेशनल पार्क से निकलती है और अरबियन ओशन में जाती है।
तो हम संजय गांधी नेशनल पार्क को प्लास्टिक फ्री करने के लिए काम कर रहे थे। तो जब उस काम करते-करते मालूम पड़ा कि इसमें से 4 मेजर नदियाँ निकलती है और ये चारों नदियाँ जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क से बाहर निकलती है, बायोलॉजिकली डेड है। मतलब बायोलॉजिकली डेड मीन्स उसका ऑक्सीजन लेवल और उसका जो केमिकल कंटेंट्स है वो पॉल्यूटेड है। तो इसके ऊपर हमने फिर बोला कि मुंबई का जो कंडीशंस है, क्योंकि डे बाय डे सिटी कंक्रीटाइज हो रही है, ग्राउंड वाटर लेवल फॉल हो रहा है, तो खाली एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ही नहीं पर सिटी का वाटर लेवल का भी प्रॉब्लम्स है। तो ये रिजॉल्व करने के लिए हमने एक रिवर मार्च करके एक पब्लिक मूवमेंट चालू किया, जिसमें रिवर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रिवर के रिलेटेड जो भी कंटेंट्स है, पब्लिक अवेयरनेस है, लोगों को जोड़ना, डिफरेंट ग्रुप्स को जोड़ना, और वो जो बेस था उसको हम रिवर मार्च बोलते हैं। बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिवर, इट्स एंटायरली इकोसिस्टम ऑफ मुंबई, क्योंकि मुंबई में पहाड़ है, मुंबई में जंगल है, मुंबई में नदियाँ है, मैंग्रोव्स है और समुंदर है। और दुनिया का कोई ऐसा सिटी नहीं जिसका 3 किलोमीटर स्पान के अंदर ये सारी चीज़ें हो। मुंबई इज़ द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड जिसका 3 किलोमीटर में ये सारा, और ये जंगल मामूली जंगल नहीं है, जिसके अंदर आज वर्ल्ड का हाईएस्ट डेंस लेपर्ड पॉपुलेशन है, 1550 से ज़्यादा फ्लोरा फौनास है, जो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। जो स्मॉलेस्ट कैट बोलते हैं जंगल कैट, और स्मॉलेस्ट माउस मतलब हिरन की एक प्रजाति है जिसको डियर माउस बोलते हैं, वो भी मुंबई के अंदर मौजूद है। तो ये, और मुंबई के मैंग्रोव जिसके अंदर आज भी गोल्डन गोल्डन जेकल्स और फिशिंग कैट्स है, और मुंबई पे आज भी डॉल्फिन विजिट करती है। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम जो है, पहाड़ों को, जंगलों को, मैंग्रोव्स को, समुद्र को कनेक्ट करने वाली नदियाँ है। आपने नदियाँ तो 4 बोली, पर 600 किलोमीटर के नाले हैं। और मुंबई कर के लिए नाला मतलब सिर्फ कनेक्टिविटी, एक गंदी जगह, पर नाला इज बेसिकली अ वर्ड कम फ्रॉम द उर्दू वर्ड विच इज कनेक्टिंग द नाल, मीन्स एम्ब्रियल कोड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिवर होता है, स्मॉलेस्ट रिवर होता है। तो ये जो नाले हैं, ये नाले जब रीजूनेट होंगे तब नदियाँ रीजूनेट होगी। इसके ऊपर के जो सारे प्रॉब्लम्स है उसको एम्फेसाइज करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया, जिसका नाम है रिवर मार्च। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि रिवर मार्च से स्टार्ट हुआ था ये अभियान। अब आज की तारीख में उसका नाम है मुंबई मार्च। तो गोपाल जवेरी जी, मुंबई मार्च का उल्लेख चारों मुद्दों में आएगा, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मुंबई मार्च के बारे में बताएं। कैसे ये आइडिया आया, कैसे लोग जुड़ते गए और कैसे आपने एक काबिल टीम का गठन किया? सी, हर मुंबईकर मुंबई से प्यार करता है और अपना जो भी उसमें हिस्सा है कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो हमको इसने एक लार्जर एस्पेक्ट देखा कि मुंबई एक ऐसी सिटी है जिसमें, जैसे मैंने बताया, कि क्वालिटी इन्वायरमेंट है। मुंबई का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री रहा है। मुंबई के अंदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, समझा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी है, और मुंबई के अंदर एक बेहतरीन हिस्ट्री है और एक कल्चर है कि हमने सोचा कि मुंबई जो है वो एक ओलंपिक सिटी होना चाहिए। और ओलंपिक सिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक गेम्स हो। ओलंपिज्म इज द फिलोसॉफी जहाँ पे हर आदमी एक इक्वालिटी की बात करता है। जैसे हम ओलंपिक में देखते हैं कि इथोपियन रनर्स विद यूएस, तो इकोनॉमिकल डिफरेंस नहीं देखा जाता। सऊदी अरबिया प्लेइंग विद इजराइल, तो रिलीजियस डिफरेंस नहीं देखा जाता। तो मुंबई एक ऐसी सिटी है जो सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देती, वॉट एवर बैकग्राउंड्स, आपको बॉलीवुड से लेके कॉरपोरेट वर्ल्ड तक, पॉलिटिक्स से लेके हर लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। वो दुनिया का कोई भी शहर वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाता जो मुंबई देती है। तो इसके लिए हमने एक मुंबई मार्च, विच इज़ बेसिकली अ दांडी मार्च प्रोग्राम जो महात्मा गांधी का था, उसको इंस्पायर करके लोगों को कनेक्ट करना चालू किया विद जो एक ओलंपिक सिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है इन्वायरमेंट क्वालिटी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी और हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ये चीज़ जो है मुंबई मार्च के बैकग्राउंड में है। ऊपर से आपको इन्वायरमेंट, हेरिटेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और जीरो स्लम्स दिख रहा है, पर बेसिकली टू मेक द सिटी एक्सेसिबल टू द वर्ल्ड, कि हाउ द मुंबईकर लिव्स विद द हैप्पी लाइफ, विच जो आज नहीं है। मुंबई की नदियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें इन प्रयासों के बारे में बताइए। क्या क्या प्रयास मुंबई मार्च ने अभी तक किए हैं? सी, मैंने जैसे बोला कि मुंबई मार्च इज़ अ पब्लिक मूवमेंट, और आज अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ा होगा पेपर में कि एक पेरिस की नदी को रीजूनेट करने को 100 ईयर्स लगे।
और थेम्स को 75 साल से ज़्यादा लगे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इट्स नॉट अ डे और अ ईयर और अ डेकेड, इट इज़ अ मल्टीपल डेकेड प्रोग्राम्स, क्योंकि ये हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, नेचर इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो पब्लिक और सरकार की कनेक्टिविटी, अथॉरिटी की कनेक्टिविटी इज़ इम्पोर्टेंट, अवेयरनेस इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसको कनेक्ट करने के लिए और टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है टू इम्प्रूव द रिवर कंडीशंस। और उसके साथ में रिवर एक खाली एक सिर्फ पानी की बात नहीं होती, एक पूरा बायोलॉजी होता है, उसके अंदर एक बॉटनी होती है, उसके अंदर एक माइक्रोबायोलॉजी होती है, उसके अंदर एक जियोलॉजी होती है। तो ये एनिमल्स लास्ट तक आवे, वो फिश लास्ट तक आवे, उसके अंदर टर्टल्स रहे, उस क्वालिटी का जब वाटर बनता है, उसके अंदर जो ग्रीनरी आती है, तब तक का ये मूवमेंट है रिवर मार्च। सो इट्स नॉट फॉर अ ईयर और अ डेकेड, लास्ट 15 साल से हम कर रहे हैं। आज सरकार उस पर एसटीपीज लगाने जा रही है, हम कुछ हिस्से कोर्ट में फाइट कर रहे हैं जिसके ऊपर कॉन्क्रिटाइजेशन इफेक्ट ऑन द रिवर्स है। तो ये डिफरेंट मुद्दे है जिसके अंदर जो नदी को कनेक्ट करते हैं। इस अभियान में आप कौन सी ऐसे प्रयासों को महत्वपूर्ण मानेंगे जो अभी तक आपने उपलब्धि हासिल की है, और इसको तेज गति देने के लिए मुंबई मार्च के क्या प्रयास आगे आने वाले हैं? सबसे पहले पब्लिक कनेक्टिविटी। कोई भी मूवमेंट है वो, तो वो मूवमेंट को लंबा चलाने के लिए जब तक लोग नहीं आते, तो हम बोलते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा। तो ये वही वाला हिस्सा है कि हम लोगों को जोड़ते रहे, और लोग जैसे जुड़ते रहेंगे ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज़ कि हम कोई भी चीज़ों को बचाने की बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट। हमारे पास उतनी, एक इंसान के पास ताकत नहीं होती कि वो नदी को बचा लेवे या कोई सिटी को बचा लेवे। हमारा ताकत होता है इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट इज़ द कांस्टेंट फिनोमेना, इट्स नॉट अ फॉर अ मूवमेंट। तो ये नदिया का जो अभियान है, इट्स अ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो आगे चल के चलते रहेगा। और इसका मेजर जो आपने मेरे को क्वेश्चंस किया कि व्हाट इज़ द, एक तो पब्लिक का जुड़ना, एक सरकार के तरफ से पॉजिटिव वे जो लोगों ने नदी के लिए बताया है, सरकार है या बीएमसी हो, जिन्होंने फंड्स दिया एक लेवल पे जाके, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट की बात की है। और ऑफ कोर्स द प्रेस ने भी बहुत सपोर्ट किया, कि प्रेस ने जिस हिसाब से सपोर्ट किया, मुंबई की नदियों के बारे में लिखा या अवेयरनेस क्रिएट किया, दैट इज़ द ग्रेट हेल्प टू टेक दिस मूवमेंट अप फर्दर। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। अब चर्चा करते हैं दूसरे मुद्दे पर, मुंबई की ट्रैफिक समस्या और समाधान के बारे में। मुंबई इंडिया की आर्थिक राजधानी है। इसको ड्रीम सिटी और मैक्सिमम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मगर ये भी बात सच है कि मुंबई के ट्रैफिक से काफ़ी परेशान है। तो थोड़ा-सा ये जो आपने जो अभियान स्टार्ट किया और किस तरह से ये मुद्दा आपका एक अहम मुद्दा बन गया कैंपेन के बारे में, इसके लिए थोड़ी जानकारी दीजिए। सी, नदियाँ एक ऐसा मुद्दा है जो एनवायरनमेंट प्रेमी है उनके साथ कनेक्टेड है, पर ट्रैफिक एक हर मुंबईकर के साथ कनेक्टेड मुद्दा है। तो जब हमने इसके ऊपर बात चालू की थी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की जो कंडीशंस है, तो हमने ट्रैफिक के अंदर जो 18 इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, वो इम्पोर्टेंट मुद्दे पे एक एग्जीबिशंस किया, उसके ऊपर स्टडी चालू की। तो स्टडी में पता चला कि जिस हिसाब से कोई भी चीज़ का जो आंसर होता है, वो उसी बुक के अंदर होता है जहाँ पे क्वेश्चंस होता है। तो मुंबई का जो डेवलपमेंट प्लान है, वही आंसर करता है मुंबई के ट्रैफिक इश्यूज़ के क्या है। तो ट्रैफिक इश्यूज़ की जब बात करना चालू करते, तो फर्स्ट ये रियलाइज़ होना चाहिए कि मुंबई के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके ऊपर हमने काम चालू किया, मुंबई मेट्रो में। तो लास्ट जो मेट्रो आई, जो घाटकोपर से वर्सोवा की थी, 11 किलोमीटर बनाने के लिए 14 साल से ज़्यादा का वक़्त लगा। तो मुंबई में 162 किलोमीटर्स की मेट्रो थी। तो वो मेट्रो बनाने के लिए करीबन 162 ईयर्स लगते हैं, तो जनरेशंस, 4 जनरेशंस लग जाते। तो हमने उस टॉपिक पे मुंबई मेट्रो में काम चालू किया। तो मेट्रो को इम्प्रूवमेंट लेने के लिए हमने जो काम चालू किया, वो बॉम्बे हाई कोर्ट तक गए उसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। और फर्दर पता चला कि जैसे-जैसे भी मेट्रो बढ़ रही है, मुंबई भी बढ़ रहा है। और ट्रैफिक की जो कंडीशंस है, एक टॉमटॉम रिपोर्ट है, वो बोलती है कि मुंबई 41,000 करोड़ का फ्यूल स्टैंड स्टिल कंडीशन में फूक देता है। तो ये सिर्फ फ्यूल नहीं फूकता, हमारा पैसा भी जाता है, टाइम भी बर्बाद होता है, और इसके साथ में हम जो लॉस कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल लॉस भी है। तो हमने उसके ऊपर स्टडीज़ चालू की, मॉडल्स बनाए, डिफरेंट जो सरकार के रिपोर्ट्स थे,
उसके ऊपर काम करते हुए एक पार्ट पता चला कि आउट स्टेशन बसेस। तो आउट स्टेशन जो बसेस है, उसके लिए हमने जो भी दहिसर, मुलुंड और वासी पे ऑक्ट्रिक का जो जगह खाली हुआ था, उसकी जगह पे हमने आउट स्टेशन बस टर्मिनल्स का प्रपोजल किया, जो आज एग्जीक्यूट होने जा रहा है। उसी साथ में मिसिंग लिंक कि मुंबई के 250 से ज़्यादा ऐसे स्पॉट है जहाँ पे रोड्स कनेक्टेड नहीं है, और ये रोड्स कनेक्ट करने के लिए हमने काफ़ी एग्जीबिशंस किए, उसको सरकार तक लेके गए, प्रेस तक लेके गए, और आज हम फाइनली उसको बॉम्बे हाई कोर्ट तक लेके जाने का सोच रहे हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है बीएमसी की जो 2017 में आई, वो क्लियरली बोलती है कि जितने भी मिसिंग लिंक है, दैट इज द वन ऑफ द रीजन मुंबई ट्रैफिक के बारे में। तो मुंबई के ट्रैफिक के वेरियस इश्यूज है, जिसमें एक मेजर इश्यूज है मिसिंग लिंक का। तो हमने एक कैंपेनिंग चालू किया था जिसका नाम है लापता सड़क। तो लापता सड़क की जितने भी 250 स्पॉट पे जो सड़क है, उसका क्या कारण है लापता का? शायद कोई लापता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड नहीं है, या लैंड डिस्प्यूटेड है, या स्लम्स है, तो या रेलवेज की लैंड है, या फॉरेस्ट की लैंड है, या मैंग्रोव्स की लैंड है। तो ये सारे जो स्पॉट्स है, उसको कैसे हम जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई करें, इसके ऊपर काम कर रहे, सो दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव द मुंबई ट्रैफिक। मुंबई की यातायात समस्या के लिए यानी सरकार क्या कर सकती और जो आम आदमी किस तरह से उसमें सहयोग दे सकता है, कृपया इसके ऊपर थोड़ी जानकारी दीजिए। सी सब कुछ सरकार को करना है, और आम आदमी को सरकार से इम्प्लीमेंटेशन जो भी सरकार की गुजारिश है वो करना है। अभी फॉर एग्जांपल एक स्मॉल बात ले लूँ तो मुंबई की फुटपाथ है। अभी सरकार ने खुद ही उस पे आरए के स्टॉल्स लगा रखे हैं, जबकि आरए इटसेल्फ 1962 से अभी तक चल रहा था, कितने सालों से बंद हो गया। तो अभी उस स्टॉल्स की ज़रूरत नहीं है, उस स्टॉल्स को रेंट पे दिया जाता है, और वहाँ पे अदर देन आरए प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। वैसे ही जुल्खा भाकर, किसी जुल्खा भाकर पे जुल्खा भाकर अवेलेबल नहीं है, और सरकार चाहती है तो स्टॉल्स की जगह पे आप दुकान के अंदर आप कुछ भी भाड़ा दे के भी जुल्खा भाकर चला सकते हैं, पर सरकार ये फुटपाथ पे लाना चाहती है। इसकी आड़ में जब सरकारें, वैसे ही हैंडीकैप स्टॉल्स थे मुंबई में पीसीओ के, वो पीसीओ स्टॉल्स कहाँ गए? वो स्टॉल्स दुकान में कन्वर्ट हो गए। तो सारी फुटपाथें जो है, पहले तो सरकारी प्रोजेक्ट की वजह से ही जो है वो एनक्रोच हुई। इसके साथ में जो बाकी का इम्प्लीमेंटेशन है कि अभी जो कार्स है, सेकंड सेल कार्स है, वो फुटपाथ पे जाके लोग बेच रहे हैं, या हॉकर्स का जो भी कंडीशंस है सिटी के अंदर, उसके बारे में सरकार ने जो भी लॉज है उसको राइटली इवन दो कोर्ट बोलने के बाद भी कि 150 मीटर के अंदर स्टेशन के आजू बाजू आपके हॉकर्स नहीं होने चाहिए, कि इसके बावजूद भी सरकार उसको कवर नहीं कर पा रही है। तो दोनों साइड से, और लोग उस हॉकर से खरीद रहे हैं, तो ये दोनों एक इम्प्रूवमेंट की बात है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे भी लोगों को लगता है कि मिसिंग लिंक है, सरकारी एजेंसीज नहीं कर रही है, तो दे हैव टू कम आउट विथ डिमांड। क्योंकि कुछ डिमांड्स हमने देखी कि जो लास्ट 5 साल में हमने कवर किया, कि कुलुपवाड़ी बॉटल नेक थी, कंटिन्यूस प्रोसेस बिटवीन द बीएमसी एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट मिला है। तो वैसे 250 बॉटल नेक्स है जिसके ऊपर इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, पर सरकार ने एक इच्छा जाहिर करनी चाहिए कि हम ट्रैफिक के लिए रियली सीरियस है, सिंसियर है, तो लोग डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, एंड मुंबईकर्स आर ऑलवेज देयर फॉर गवर्नमेंट। ये ट्रैफिक की समस्या हल होने से मुंबई को, देश को और मुंबईकर को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, थोड़ा एक संक्षेप में बताइए। सी मुंबई एक ऐसा शहर है, मुझे लगता है कि हमारा जो पार्टीशन हुआ था वो टू नेशन थियरी पे लोग बोलते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम्स के लिए इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, पर अंग्रेजों ने बहुत दिमाग के साथ द हाईएस्ट जीडीपी मेकिंग एरिया है जैसे सिंध, पंजाब और बंगाल, वो इंडिया से अलग कर दिया, और बचाता था अकाल, गरीबी, भुखमरी और अनएजुकेशन। राइट एजुकेशन नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं था, वाटर लेवल नहीं था, तो जो बच गया था हमारे पास, एक बचा था मुंबई। जो मुंबई ने इंडिया को आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की कतार पे ला के दिया है, क्योंकि मुंबईकर इज पेइंग 25% ऑफ इनकम टैक्स, मुंबईकर पे 28% ऑफ रेलवे रेवेन्यू, दिस मुंबईकर इज गिविंग अ 6.164% अराउंड
इन द जीडीपी। तो इतना कंट्रीब्यूशन जो मुंबईकर का है, क्योंकि हर मुंबईकर वर्ल्ड में हाईएस्ट काम करता है 13.5 घंटे, और 13.5 घंटा दुनिया का कोई सिटीजन काम नहीं करता है जो मुंबईकर करता है। और रिटर्न में हम क्या लेके जाते हैं? 21 लाशें जो ट्रेन से गिर के रोज मरती है, और ट्रैफिक के हजारों घंटे, और पॉल्यूशन। तो ये जो है, आज मुंबई इज द सिटी गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैंसर कैपिटल, वैसी हालत हो गई है। आपने फाइनेंशियल कैपिटल की बात की, कैंसर इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 25% पर एनम। तो ये जो डेटाज देखते हुए सरकार ने, अगर इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट से फर्स्ट लार्जेस्ट और डेवलपिंग नेशंस बनाना है, तो मुंबई को फर्स्ट डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि मुंबई का, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो वे है लुकिंग टूवर्ड्स द बिजनेस, लुकिंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट, वो इंडिया फॉलो करता है। तो इसके कारण वी आर लुकिंग कि वी बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट और डेवलप्ड नेशन। तो उसके लिए मुंबई का इम्प्रूवमेंट प्लान बहुत ज़रूरी है, मे बी इट इन इन्वायरमेंट और इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सही कहा गोपाल जी आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे मुद्दे पर, जीरो स्लम्स का। थोड़ी सी जानकारी इस जीरो स्लम्स के बारे में बताइए कि नाम का यानी किस तरह से कॉइन किया आपने, यानी एक अनोखा नाम है जीरो स्लम्स, और इस कैंपेन के बारे में मीन्स क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह से आप अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हो, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। नाम तो मुझे याद नहीं कि जीरो स्लम्स मुंबई कहाँ से आया, पर जीरो स्लम्स बहुत ही टचिंग इमोशनल सब्जेक्ट है। 65% मुंबई स्लम्स में रह रही है। जैसे मैंने बोला कि 47 में हम आज़ाद हुए, पूरा इंडिया का ध्यान मुंबई पे था। हर आदमी रोजी रोटी के लिए, हर आदमी अपने सपने के लिए मुंबई पे एक बैग लेके आता था, और उस बैग लाते हुए वो यहाँ अपना सपना बकता था। कोई बड़ा कॉरपोरेट बना, कोई बड़ा हीरो बना, कोई क्रिकेटर बना, मुंबई ने सबको बनाया। पर मुंबई के लिए उनकी कंडीशंस क्या है? तो आज जो 65% जो स्लम्स में रह रहे, नोबडी टॉक्स अबाउट द डिग्निटी। द इंडिया इज लुकिंग मुंबई की एक बॉलीवुड है, इंडिया इज लुकिंग मुंबई के कॉरपोरेट सेक्टर्स है, जहाँ पे पैसा आ रहा है, देश को पैसा आ रहा है, कुछ लोगों के पास पैसा आ रहा है। पर ये पैसे के अंदर 13.5 घंटा काम करने वाला मुंबई का जो पीस रहा है, वो स्लम्स में है। और ये स्लम्स में बेसिक नीड्स जो है, जैसे कि टॉयलेट्स या लाइट्स या एयर क्वालिटी, वो तक नहीं है। और ये इम्प्रूवमेंट की बात नहीं है। अगर 1965 में सिंगापुर, अगर पूरा जो 98% सिंगापुर स्लम में था, आज 0.06% सिंगापुर स्लम में है, तो सिंगापुर 5 साल में रिवाइव कर सकता है। तो वाई कांट मुंबई? और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाए, करीबन 6-8 एग्जीबिशंस किए, 2 आर्किटेक्चरिंग कॉलेज के साथ हमने प्रोजेक्ट्स किए। सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो बोलते हैं कि इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल में क्या है कि 1995 में एसआरए आया, और हमने दिमाग लगा के रखा कि एसआरए रिजॉल्व करेगा। पर हमारे साथ म्हाडा जैसी भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो खुद घर को कंस्ट्रक्ट कर सकती, पर आज म्हाडा घर बेच रही है। एसआरए लोग सेल के ऊपर देख रहे हैं, ना कि लोगों के घर के ऊपर। और मेरे को बहुत पिंच होता है जब एक जवान लड़की एक डब्बा लेके रात के मिडनाइट पे जब वो टॉयलेट पे जाती है। आप घर पे एक टॉयलेट नहीं दे सकते। जब हिंदुस्तान को 0.001% लैंड यूज़ करके मुंबई ने अगर थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल बनाया है इंडिया को, तो देना क्या है? कुछ लाख करोड़ रुपए, विच इज़ लेस देन अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन बजट। वो अगर देते हैं, हर मुंबईकर को घर मिलता है। और दिस इज़ नॉट अबाउट द हाउसिंग, इट्स ऑल अबाउट द डिग्निटी ऑफ मुंबई। उसके साथ साथ में इन्वायरमेंट के ऊपर जो लोड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोड है, वो भी प्लान आउट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आज, हमारा 75-80 साल होने को आए, हमने नहीं सोचा था। फिर प्लेग के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया था। उसके अंदर लो इनकम हाउसिंग, मिडल हाउसिंग और अपर हाउसिंग की, अपर हाउसिंग था मलबार हिल और गिरगांव था, मिडल हाउसिंग शिवाजी पार्क, हिंदू कॉलोनीज थे, और लो हाउसिंग बीआईटी चौल थी, जहाँ डॉक्टर आम्बेडकर खुद रहा करते थे। तो इतने सारे एरियाज अगर उस टाइम पे, तो यहाँ पे लो इनकम हाउसिंग ग्रुप के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्लान नहीं है। सो वी टॉक्स अबाउट दैट प्लान। तो वी आर सेइंग कि सिंगापुर हाउसिंग बोर्ड का जो मॉडल था 1965 का, वैसा मॉडल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द एसआरए, और उससे बेटर मॉडल
सरकार प्लान कर सकती है। एक यूएन हैबिटेट का भी आपने कुछ यस, स्टडी की थी। यूएन हैबिटेट रिपोर्ट यहाँ पे एक होता है कि किसी को घर देने से पहले ही लोग उसको बोलते हैं कि इम्प्रूव करना चाहिए। फुकट में क्यों आपको घर देना किसी को, ये एनक्रोचर्स है। अगर एनक्रोचर्स है तो अगर जो नेचर है, एक चिड़िया को भी घर बनाने का अधिकार देता है, एक चूहे को भी बिल बनाने का अधिकार देता है, तो हर मुंबईकर भी एक इंसान है, उसको अपना घर, अपना शेड बनाने का अधिकार है। नाउ इट इज ऑल अबाउट रोटी कपड़ा और मकान। तो आज रोटी कपड़ा में तो देश सद्धर है, मकान के लिए नहीं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मुंबई के पैसे से अगर 4 करोड़ घर इंडिया में दिए गए, तो 20 लाख घर मुंबईकर्स को क्यों नहीं दिए जा रहे? तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इट इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इट इज़ अ क्वेश्चन related to your infrastructure. It is a question all about the dignity of each and every Mumbaikar who is suffering either from traffic or from health or from environment. ये एसआरए की जो स्कीम है, यानी ये जो भी स्लम्स में जो रहते हैं उनको हटाकर एक बड़े सारे टावर में अंदर शिफ्ट करेंगे, तो आपके हिसाब से ये क्या समस्या सॉल्व हो जाएगी? यानी एक हॉरिजेंटल स्लम है, उसको वर्टिकल स्लम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग तो उसमें रहेंगे नहीं, वो लोग तो अपना मकान जो है किसी को भाड़े पे दे देंगे और नई जगह पे एक नया स्लम खड़ा होगा। तो ये जो एसआरए का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या ये यानी एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? See, वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लानिंग कोई भी सिटी का पार्ट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि कॉन्सेप्ट रिजॉल्व कर पाएगा कि नहीं। तो यूएन हैबिटेट रिपोर्ट क्लियरली बोलता है कि जब आप घर देते हो तो वो जो घर का जो प्लान है वो किस हिसाब से होना चाहिए और उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट एक ह्यूमन लाइफ पे कैसे होना चाहिए। तो उसके अंदर पुलिस और बीएमसी जो है कि वापस से स्लम्स ना बने। पर स्लम्स बनते कैसे कि आज आप एसआरए बना देते हो तो कुछ पोर्शन के घर मिलते हैं। हम जो डिमांड कर रहे हैं कि पूरा मुंबई को एक साथ में प्लान किया जाए, क्योंकि आज कुछ घर है, अब भी 80,000 से ज़्यादा घर है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लैंड के ऊपर। अभी एयरपोर्ट के फनल के अंदर इसका एसआरए नहीं हो सकता। 1 लाख से ज़्यादा घर है नेशनल पार्क और मैंग्रोव्स की लैंड पे, इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो सरकार क्या कर रही है कि एसआरए में 40% तो है, लोगों को घर दे रही है, 60% है सेल में जा रहा है। वी आर सेइंग कि ऑल 100% आपको लोगों को घर देने हैं कि जहाँ पे इको सेंसिटिव एरियाज है, इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया, वहाँ से निकल के आप इसके ऊपर लोड कीजिए लोगों को, कि जिसके कारण जो खाली जगह है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप हो। जब भी इसका एक बार में प्लान होगा, एक बार में प्लान होके साथ में इम्प्लीमेंट होगा, जैसे सिंगापुर हाउसिंग बोर्ड मॉडल में किया, तो ये जो पोर्शंस है कि आपका जो भी एंक्रोचमेंट है वो एक लेवल पे जाके रुकेगा। एंक्रोचमेंट अगर आप मुंबई का देखते हो तो 1993 के बाद बढ़ा है। सबका उसमें लोगों का भी रिक्वायरमेंट था, माइग्रेशंस भी मुंबई के ऊपर लोड कर रहा था, इंडिया भी स्ट्रगल कर रहा था, पर नाउ द स्टेटस इज डिफरेंट। वी हैविंग अ टेक्नोलॉजी, वी हैविंग अ पीपल, वी हैविंग अ authorities differently, so they can control more better, but the planning should be at a time, the implementation should be at a time कि मुंबई कुछ एक टाइम बाउंडेड प्रोग्राम में स्लम फ्री हो जाए। स्लम के मुद्दे में अगर हम धारावी की बात न करें तो ये मुद्दा अधूरा रह जाएगा। धारावी अपने आप में एक कंट्री के समान है, काफ़ी यानी इंडस्ट्रीज है, काफ़ी तरह के उद्योग चल रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सी, वही बात है सरकार का अप्रोच धारावी के लिए। धारावी बेसिकली तो एक कोली टाउन था और धारावी फोर्ट था। इट्स द ओनली फोर्ट विच इज़ नॉट हैविंग अ डोर, चारों तरफ पानी था और बोट से फोर्ट की दीवारें लांगी जाती थी। धारावी जैसे जैसे एक सिटी का एंड पे डेवलप हुआ तो ये एक इंडस्ट्रियल स्लम्स आप बोल सकते हो कि जिसके अंदर रेड पिकर्स से लेके रिसाइकल्स चीज़ें आई। मैंने धारावी के बारे में 2-3 बुक से पूरी पढ़ी। सुबह जो मुंबईकर को नाश्ता कराने के लिए इडली आती है, वो धारावी में रात सही को बात है। दोपहर को 3 बजे बनना चालू होती, सुबह 3 बजे तक बनती है और एल्यूमिनियम के टोप में लगा के सुबह 4 बजे की पहली ट्रेन से किंग सर्कल स्टेशन, आपका साइंस स्टेशन और माहिम स्टेशन से लोग निकलते हैं। वो पनवेल, करजत, कसारा और विरार तक, धानु तक पहुंचते हैं और वो भोपू इडली मुंबई में बोली जाती है। और वो 12 बजे तक सस्ते में लोगों को नाश्ता करा के वापस आते हैं और वापस 3 बजे इडली बनाना चालू करते हैं। सो एक
ये बात है, ड्रेस मटेरियल की बात है, लेदर इंडस्ट्रीज़ की बात है, रिसाइकल इंडस्ट्रीज़ की बात है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ धारावी में है। अभी धारावी को आप एक वर्टिकली सिर्फ लोगों का घर बोलोगे, कुंभारवाड़ा है 3-3 4-4 हज़ार स्क्वायर फीट के, क्योंकि कुंभार का जो काम है, पॉट मेकरी है, वो छोटी जगह में हो नहीं सकती। अगर आप सिर्फ इसको एक स्लम्स के हिसाब से 350 या 400 स्क्वायर फीट का घर दोगे तो ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? ये दुनिया का हाईएस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। ये एरिया के अंदर आप अभी 40% एक्स्ट्रा सेल करोगे, तो आप अगर मुंबई का सेंटर मैप देखोगे 3 स्टेशन के बीच में, सायन, किंग सर्कल और माहिम के बीच में बची हुई धारावी में, और 40% आप डाल रहे हो, एड ऑन कर रहे हो, मतलब आप वहाँ पॉपुलेशन डेंस बढ़ा रहे हो, तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लोड बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद है कि धारावी के आजू बाजू मीठी का एंड पॉइंट है, मीठी रिवर का, और सामने माहिम नेचर पार्क है। जब आप बड़ी बड़ी ग्लास बिल्डिंग से बनाओगे, मीठी नेचर पार्क के अंदर एक बहुत बड़ी इकोलॉजी है, बहुत माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं, तो जितने भी इंसेक्ट्स है वो लाइट की वजह से टावर की तरफ जाके तो मर जाएंगे, तो ये बर्ड्स भी आना बंद हो जाएंगे, एक इकोलॉजी खत्म हो जाएगी। सो धारावी एक फोर्ट भी है, धारावी एक कोलीवाड़ा भी है, धारावी एक इंडस्ट्रीज भी है, धारावी में एक अपने आप में सराउंडिंग में एक इन्वायरमेंटल चीज भी है। इसका बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए सेल के लिए, क्योंकि धारावी का जो पार्ट बीकेसी की तरफ या बैंड्रा की तरफ बन रहा है, उसका जो प्रॉपर्टी इंडेक्स रेट देख के जो लालच हो रही है, वो लालच से बाहर आना चाहिए और धारावी को अपने आप में एक सिटी बनाना चाहिए। क्योंकि एक रिवर सिविलाइजेशन जो हम बोल रहे हैं कि जो हड़प्पा में ख़त्म हुआ, मुंबई भी एक रिवर सिविलाइजेशन है। एंड धारावी इज एग्जाम्पल कि उस मीठी नदी के किनारे पानी की अवेबिलिटी थी, ओपन लैंड अवेलेबल था, तो लोग आके अपना जीवन गुजारने के लिए वहाँ पे एक धारावी सिटी विद इन द सिटी बना हुआ है। इसका अपना जीडीपी है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत सारी हिंदी मूवीज़ बनी है। सो धारावी का जो अप्रोच है फिलहाल जो सरकार का है, इट्स नॉट राइट अप्रोच टू गेट द धारावी। कैसा कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट है मुंबई का। 15 किलोमीटर के अंदर एशिया का बिगेस्ट स्लम है और एंटीला भी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि मुंबई जो है ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, तो आज धारावी से लेके एंटीला तक कहाँ पे भी आपको जाना है तो हर आदमी पहुँच सकता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी चाहत से। बोलते हैं कि धीरू भाई भी वैसे ही मुंबई आए थे। तो मुझे तो यहाँ तक किसी ने कहा कि जो रिसाइकल का बिजनेस अडानी ने चालू किया था वो भी धारावी से चालू हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है जो मुंबई को कॉमन प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जो मुंबई को बनाती है यूनिक सिटी वर्ल्ड में, तो ये लोगों की तरफ लोगों को बताना और ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको रिस्पेक्ट करना। हम तो चले जाएंगे हर एक, मतलब जो दुनिया की लाइफ स्पान है 50-60 साल की, हम एक तो डॉट है, उस डॉट के अंदर हम जब वापस जाएंगे तो पीछे वालों के लिए क्या बैकग्राउंड छोड़ के जाते हैं, दैट एवरीबॉडी हैज टू थिंक अबाउट। बहुत सही कहा आपने गोपाल जी। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी मुद्दे पर, मुंबई के हेरिटेज साइट्स के ऊपर। मुंबई की हेरिटेज साइट अभी आकर्षण के केंद्र नहीं है, टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, तो इसके लिए मुंबई मार्च प्रयास कर रही है कि ये टूरिस्ट केंद्र बने, आकर्षण के केंद्र बने, फॉरेक्स रेवेन्यू अपने पास आए, तो उसके लिए मुंबई मार्च काम कर रही है। तो अभी तक मुंबई मार्च ने इसके बारे में क्या क्या प्रयास किए हैं? अभी हमने देखा कि हमारे शिवाजी महाराज के 10 किले यूनेस्को हेरिटेज साइट में हुए। अहमदाबाद 1100 समथिंग का बना हुआ सिटी आज यूनेस्को हेरिटेज सिटी है। अभी तक हमने जो बात की लास्ट 75-100 साल की बात की, मुंबई की कंडीशंस क्या है, पर मुंबई 66 मिलियन ईयर्स पहले जियोलॉजिकली बना, मतलब मराठीत सांगितलं तर 66 लाख दक्ष वर्ष। गिलबर्ट हिल, तो आज गिलबर्ट हिल है, नेशनल पार्क में बहुत सारे ऐसे स्टोन्स है जो इतने पुराने, वहाँ से बनते बनते हिस्ट्री बताती है कि 15,000 साल पहले मुंबई के अंदर स्टोन एज था। जहाँ आज मनोरी है वहाँ पे स्टोन एज था। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने जब 1932 में लैंडफिल हो रहा था तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि स्टोन एज के औजार आए थे, वो था नरीमैन पॉइंट।
तो वो मिट्टी कहाँ से आ रही थी? वो मिट्टी कांदीवली से आ रही थी। तो उसने अपने रिपोर्ट्स में लिखा, और वो रिपोर्ट्स की कांदीवली तो वक्त के साथ पूरा डेवलप हुआ। अभी भी मनोहरी की क्लिफ के ऊपर आज भी वो औजार मिल जाते हैं। तो वहाँ से मुंबई चालू होते होते हम सब जानते हैं कि मुंबई को माया नगरी बोलते हैं। तो माया नगरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान परशुराम को जब सारे क्षत्रियों ने लैंड जीती और उनको वहाँ से निकाला, तो अभी वो जाए कहाँ से? उनको बोला कि यहाँ से निकलो। तो माया से जो नगरी बनाई, वो माइथोलॉजिकली हो सकता है, पर मुंबई रियल में माया नगरी है। द ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, द ग्रीनरीज, द टाइगर लैंड एंड द बीचेस ऑफ मुंबई, जो मुंबई को एक रियल माया नगरी बनाते। और आज भी उसका सबूत है तुंगारेश्वर टेम्पल। जब वहाँ पे तुंगा नाम का राक्षस रहता था, उस राक्षस को मार के वहाँ पे एक राज्य एस्टेब्लिश किया परशुराम ने, और वो राक्षस शंकर का भक्त था। तो उस मंदिर को आज हम तुंगारेश्वर मंदिर, जो वसई के आजू बाजू से मुंबई को कवर्ड करता था। हम जिस देश को भारत बोलते हैं, वो भारत का जन्म किधर हुआ? वो भारत का जन्म हुआ था जहाँ पे आज टिटवाड़ा मंदिर है। वहाँ पे ऋषि का आश्रम था। वहाँ मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला को छोड़ दिया गया, और उस लड़की को जो शांतनु के साथ पुत्र हुआ, उसका नाम भारत। तो वो भारत का जन्म भी मुंबई में हुआ। इसके बाद भी अगर हम देखते हैं कि बाणगंगा, जहाँ भगवान राम ने विजिट किया था, या ओशिवीरा रिवर की आपने शुरुआत में बात की, जहाँ पे आज राम मंदिर स्टेशन है, उसके बाहर भी भगवान राम का मंदिर है। एक लौता मंदिर है जिसके अंदर हनुमान राम के साथ नहीं, क्योंकि जब तक हनुमान मिले नहीं थे राम को। तो ये स्टोरी रामायण के काल से, कृष्ण काल से। हाँ, एक स्तूपा है। फिर अब आगे जाके देखेंगे तो 2200 साल पहले नाला सोपारा में जो बुद्धिज्म का प्रचार चालू हुआ, तो एक स्तूपा है जहाँ बोला जाता है कि भगवान बुद्ध का विजिट हुआ था। अशोका के लड़के महेंद्र ने विजिट किया था। वो स्तूपा के आजू बाजू जो सोपारा पोर्ट है, विच वॉज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ अ हिस्ट्री, वहाँ से जो सारे जो व्यापारी थे वो मुंबई के डिफरेंट केव्स को यूज़ करते थे। वहाँ से निकलते हुए कनेरी केव्स, आपका महाकाली केव्स, जोगेश्वरी केव्स, कालरा केव्स, लोनावाला तक, और फिर इंटरनल इंडिया में वो सारा व्यापार जाता था। तो ये सारे अवशेष जो आज दिखते हैं कनेरी केव्स में या मंडकेश्वर केव्स में, ये आज भी है। तो ये 2200 साल पहले भी मुंबई के अंदर था। पर हम मुंबई को जानते हैं डायरेक्टली ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज से, पर मुंबई में 15 लाख साल पहले भी कुछ था। मुंबई में 2200 साल पहले भी कुछ था। और इसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उसकी बाद की मुंबई हम जानते हैं। पर मुंबई का कल्चर, मुंबई का इन्वायरमेंट, मुंबई के हिस्टोरिकल स्पेसिस में इतने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, मुंबई के अंदर के किले, मुंबई के अंदर के बिल्डिंग्स। मुंबई एक दुनिया का ऐसा सिटी है जहाँ पे सारे, वाराणसी में भी द सिटी ऑफ टेम्पल, मक्का में भी द सिटी ऑफ मॉस्क, और वेटिकन में भी द सिटी ऑफ चर्चेस। तो मुंबई इज द ओनली सिटी वहाँ चाइनीज, जापानीज, बुद्धिस्ट, हिंदू टेम्पल्स, मॉस्क, सब कुछ है। तो दुनिया के, और मुंबई के अंदर सिनेगॉग है जहाँ पे 1500 यहूदीज खाली है, पर मुंबई के अंदर 19 सिनेगॉग्स है। हर एक की दफन भूमि है। तो ये सारा जो मुंबई को एक यूनिक कल्चर बनाता है, तो मुंबई में आज एक ट्राई कर रहा है कि मुंबई को यूनेस्को हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि हम धारावी के स्लम्स के अंदर भी कुछ हिस्ट्री देखते हैं, हम हमारे किलों में भी देखते हैं, मराठा या गुजरात सल्तनत भी देखते हैं, हम औरंगज़ेब की हिस्ट्री भी मुंबई में देखते हैं। अंग्रेज़ों से लेके और इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में, चाहे भारत छोड़ो का बात हो, चाहे चाफेकर ब्रदर्स का बात हो, लोकमान्य तिलक का जो गणेश जैसे गणपति उत्सव या गोविंदा जैसे यूनिक उत्सव जो मुंबई में है, मुंबई की ईद हो या दिवाली हो, एक यूनिक होती है। तो फेस्टिवल्स से लेके मुंबई के हेरिटेज तक ये दुनिया के सामने आना चाहिए, और इसके कारण मुंबई का उसको काम मिलेगा, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कनेक्ट करने को। क्योंकि एज फार एज द टूरिज्म इंडस्ट्री इज कंसर्न, इंडिया इज़ वेरी बैक कंपेयर टू द इटली और फ्रांस। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें हैं। तो मुंबई में आज एक 7 साल से एक प्रयास कर रहा है मुंबई मानसून मस्ती, जो एक बेसिक प्रोग्राम्स है अर्ली मॉर्निंग ऑफ एवरी संडे, जो हम ऐसे यूनिक जगह पे जहाँ लोग जाते नहीं हैं, उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, उसका प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। कहीं पे सरकार सामने आई है
घोड़बंदर फोर्ट को इम्प्रूव किया, माहिम फोर्ट को इम्प्रूव किया। तो आज 2 फैमिलीज हैं मुंबई में जो चाइनीज फैमिलीज है, मराठी बोलती है, और वो फैमिलीज आज वो एक लोटा मंदिर जो चाइनीज टेम्पल है उसको मसगांव में बचाने में लगी हुई। तो ये छोटे छोटे प्रयास है, अगर सरकार सामने आवे और जैसे गणपति को आज स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया, मुंबई को भी एक यूनेस्को सिटी के लेवल पे एक टूरिज्म या हिस्ट्री को डेवलप किया जाए। 19 से ज़्यादा म्यूजियम्स है, 7 से ज़्यादा केव्स है, तो ऐसी चीज़, जापानीज टेम्पल है आज वर्ली में। तो ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें लोगों तरफ जानी चाहिए, और हर चीज़ का इम्पोर्टेंस जो है, और मॉडर्न चीज़ें तो है ही मुंबई में। तो आज फर्स्ट ट्रेन, आज यूनेस्को स्टेशन जो विक्टोरिया टर्मिनस जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, या सेकंड लार्जेस्ट फुटफॉल ऑन मुंबई एयरपोर्ट है इंडिया का, या यूनिकनेस दूसरे एरियाज़ में, मुंबई की लोकल ट्रेन, जो ये नहीं बताऊंगा तो प्रोग्राम ऐड नहीं होगा कि हम मुंबई को, मैंने बताया कि 21 लोग गिर के मर रहे हैं, पर मुंबई की लोकल ट्रेन डेली 75 लाख लोगों को ट्रैवल कर, और सारी ट्रेनों को जोड़ दिया जाए चर्चगेट से लेके दानू और करजत, कसारा और पनवेल, तो दिन में पृथ्वी के 3 राउंड करती है। करेक्ट। और इंडिया को 28% रेलवे रेवेन्यू, चाइना से ज्यादा आप देख सकते हो, और 100 देशों में इतना नहीं है, और हमारा डिले रेट सिर्फ 1.8% है, विच इज लेस देन द न्यूयॉर्क मेट्रो। तो ये कंडीशंस में, जबकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, लोड है, फिर भी हम एक पार्ट देखते हैं ट्रेन का कि ट्रेन में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, पर हम ये नहीं देखते कि कितना यूनिक है। एज वेल एज मुंबई BST, द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट, जो 43 लाख लोग, 950 घोड़े के साथ स्टार्ट हुआ वाला BST की ट्राम 40 लाख लोगों को लेके जा रही है। इसके 48 टर्मिनल्स है, 28 से ज़्यादा बस डिपोज है, आज वो लॉस में चल रही है। इट इज़ अ बिग सरप्राइज कि जिसके पास 40 लाख से ज़्यादा पैसेंजर पर डे हो, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस लॉस में कैसे चल सकते हैं? तो समवेयर वी नीड्स टू फाइंड आउट, क्योंकि एक एक पाई डाल के हमारे लोगों ने ये जो आज हम ट्राम टर्मिनल बोलते हैं, दादर TT और परेल TT, वो किस लेवल से, और ये अंग्रेजों के पैसे नहीं थे सर। यू विल सरप्राइज टू नो कि ब्रिटिश बड़ौदा की जो वेस्टर्न रेलवे आज है, बॉम्बे बड़ौदा, वो नर्मद शंकर सेठ ने पैसे दिए थे। करेक्ट। आज जो राजाबाई टावर है, भले मुंबई यूनिवर्सिटी ब्रिटिशर ने बजाए, पर टावर को राजाबाई टावर क्यों बोलते हैं? तो ये एक इंडियन ने पैसे दिए थे, ये हमारे लोगों के पैसे, पाई पाई जोड़ के लोगों ने इस सिटी को बनाया। मुंबई की मॉस्क भी, जामा मस्जिद है, किसी राजा ने नहीं बनाई, लोग कोकन से जो मुस्लिम्स आए उन्होंने पैसा इकट्ठा करके बनाई। तो ये मुंबई का है, दुनिया की हर सिटी, कोई मराठाओं ने बनाई, कोई मुगलों ने बनाई, कोई राजाओं ने बनाई, कोई पेशवाओं ने बनाई, मुंबई लोगों ने बनाई सर। ये लोग हैं जिन्होंने मुंबई बनाई है। तो इस मुंबई को हम आज जिस कंडीशंस पे छोड़े जा रहे, वो बात है मुंबई मार्च। सही आकलन किया आपने। और जाते जाते मुंबई मार्च की तरफ से युवाओं को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुंबई इज ऑलवेज देयर फॉर यू. मराठीत म्हणतात मुंबई कोणाचं गाव नाही. ठीक है, मुंबई किसी का गांव नहीं हो सकता है, सबको अपने गांव से प्यार है, पर जैसे यशोदा माँ और देवकी माँ के बीच में अगर आप कंपेयर करोगे तो किसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, आपको जन्म देने वाली या आपको पालने वाली? ये आकलन हर बच्चे ने अपनी माँ के लिए करना चाहिए, चाहे आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो। कर्मभूमि है, आपकी कर्म भूमि है, वो माँ जिसने आपको जिंदा रखा, वो माँ जिसने आपको दूध पिलाया, भले आपका हक था या नहीं था। तो ये देखते हुए आपने मुंबई को क्या देना है वो आपने नक्की करना है। बहुत बढ़िया बातें शेयर करी आपने। दोस्तों, अब पॉडकास्ट को विराम देने का समय आ गया है। बहुत सारी बातें और भी हो सकती है, मगर समय की पाबंदी है। अलविदा कहने से पहले हम गोपाल जी को टी कॉर्नर की तरफ से एक छोटा सा मेमेंटो पेश करना चाहेंगे। थैंक यू सर। मुंबई के 4 अहम मुद्दों पर आपने बढ़िया जानकारी साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टी कॉर्नर की तरफ से आपको और मुंबई मार्च की टीम को
आपके आगामी अभियान के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। Come one, come all. Caring and sharing is a secret of life. Care for others by sharing this Tea Corner podcast. Tea Corner!